Let's begin the another question. ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, देन ये क्वेश्चन करते हैं. ऑलराइट. तो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट. मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? ओडी आ रही है ना, अदरवाइज क्या होगा? आवाज नहीं आएगी. नथिंग एल्स हैपन. मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट? Payment deferred beyond normal credit terms. If there is a payment deferred beyond normal credit terms, यानी कि आपने पैसा जो है सारा नहीं दिया है, बाद में देने वाले हो. In short, the cost of an item of property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition date. जो cost होती है of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date. Cash price कितनी है? इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, अगर पेमेंट जो है वो डेफर्ड हो, यानी कि कुछ पेमेंट आप बाद में दो, the difference between the cash price and equivalent and the total payment is recognized as interest over the period of credit unless such interest is capitalized in accordance with Ind AS 23. तो जब तक until and unless कुछ अलग से स्पेसिफाई नहीं किया जाए, तो वो जो है वो जो कॉस्ट है दैट द सेम विल नॉट बी कैपिटलाइज, वो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज अ फाइनेंस चार्ज. मतलब कितना आपका कॉस्ट है और कितना आप कैश प्राइस दे रहे हो, उसके अलावा जो भी पेमेंट बचेगा वो डेफर्ड जो टर्म्स में जा रहा है, वो सारा क्या होगा? दैट विल बी टर्म्ड एज अ फाइनेंस कॉस्ट बोलेंगे उसे हम. दैट विल बी नॉट टू बी कैपिटलाइज. तो ये इट्स लाइक द हायर परचेज जैसे ही हो गया. उसके बाद क्या है? डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट. व्हाट इज दैट डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट? ऑन 1st April 2001, this to be read as 2001, an item of property is offered for sale at 10 million. एक आइटम प्रॉपर्टी का that the same is offered for sale 10 million with the payment terms being 3 equal installment of this amount over a 2-year period. तो क्या है कि 1st April 2001 को an item of property is offered for sale. An item of property is offered for sale with the payment terms being in a 3 equal installment over the 2 period. Payment are made on, मतलब जिस दिन खरीदा ना उसी दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी. और उसके बाद 2002 2003 implicit rate of interest is 5.36% per annum. Pass the necessary journal entries for recording the property in accordance with Ind AS 16. तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 16 के अकॉर्डिंग. दैट इज नथिंग बट द PPE. तो पहले हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, देन वी विल पास जर्नल एंट्री एज वेल, और जो भी फाइनेंस कॉस्ट एंड ऑल तो हम पहले खुद से ट्राई करते हैं. अगर कहीं नहीं आया तो वी विल look for that. Okay. So I need Excel and the data as well. What the data talks about, तो 1st April, एक बार थोड़ा shortly मैं इसको लिख लेती हूँ. Alright, यहाँ पे डेटा लिख देते हैं हम थोड़ा. डेटा क्या है? 1 अप्रैल टू 1st April 2001 को 1st April 2001 को क्या हुआ? What happened? On 1st April 2001, an item of PP is sell for PP is sell for. तो हमने तो पेमेंट
मतलब 10 मिलियन का हमारे कॉस्ट पड़ी है, हमने नहीं सेल किया है, सेल तो आगे से हुआ है, एंड दैट इज रुपीज, द सेम इज रुपीज 10 मिलियन। उसके बाद with the payment terms being 3 equal installment, 3 equal installment में three installment of rupees 33,33,333 of rupees 33,33,333 with that amount each। उसके बाद क्या बोला है हमें, 1 अप्रैल को फर्स्ट इंस्टॉल पे कर दी, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 2001 और 1 अप्रैल को ही पे कर दी। 2 ईयर पीरियड पेमेंट आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2001, 31 मार्च 2002 और 31 मार्च 3। तो पेमेंट कब हुआ है, पेमेंट जो है दैट द सेम हैपन ऑन पेमेंट ऑन 1 अप्रैल 2001, then 31 March 2002, and then 31 March 2003। तो ये सारा हमारा हुआ है। अब यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं अबाउट द डेटा। तो अगर हम देखा जाए एज सच, तो अगर आप करोगे तो 33,000, मतलब कि हमें टोटल कॉस्ट बता दी, वी डोंट नो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द पीपी बिकॉज इसमें इंक्लूसिव है ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट एज वेल। इफ वी कैलकुलेट द थिंग, इफ वी लुक आउट द थिंग्स मोर thoroughly, तो एन आइटम ऑफ पीपी इज ऑफर्ड फॉर सेल दिस विद द पेमेंट टर्म देन इम्प्लिसिट रेट। तो ऐसा है कि वी डोंट नो द एक्चुअल कॉस्ट, मतलब दिस इज द इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट। तो कैलकुलेट करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ द पीपी कॉस्ट। एक तरीके से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दिस विल बी द ईयर, वी कैन से 2001, 2002, 2003। ये जो है हमारी इंस्टॉल है, इंस्टॉल कितनी पे की हमने, 33,000, आई मीन 33,33,333, एंड द सेम इफ वी, अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसका जो वो है वो कितना है, इज 5.36%, 5.36% प्रेजेंट वैल्यू, 5.36%। तो ये जो है 2000, 1 अप्रैल 2001 में खरीदी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसी डेट पे उस इंस्टॉल की सेम वही रहेगी, तो दैट विल बी 1। अब हम डिस्काउंटिंग करते हैं, दैट इज 5.36 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 विल बी दैट, वेट, तो अब हमारा आएगा
5.36 divided by 100 plus 1. 1.0536. So 1 divided by 1.0. 1 divided by 1.0536. It will be 0.949. 0.949. Then comes 0.9008 आ रहा है, तो 0.901 कर देती हूँ. ये एक्सेल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई डोंट नो, ये क्या चक्कर है. पॉइंट 901 करेक्ट. ये आया हमारा. देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे. बट यहाँ मैंने प्रॉपर सेल नहीं लगा रखे हैं. नहीं होगा. खुद से कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल कम 33,33,333. 33,33,333. Again 33,33,000 into 0.949. 33,33,000 to 0.901. It will come 94,99,999. That is nothing but the 95 lakh. तो ये तो हमारा हो गया अवर एक्चुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द फाइनेंस चार्जेस. तो ये तो हमारी कॉस्ट आ गई. ये हमारी कॉस्ट आ गई. तो इसमें हमारा जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हमें पता चला, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट थी दैट इज 10 कितना था वो 10 मिलियन, यानी कि 100 लाख थी, और हमारी एक्चुअल 95 लाख आई. इट मीन्स 100 लाख माइनस 95 लाख, तो इट विल कम 5 लाख की हमारी फाइनेंस कॉस्ट है. करेक्ट. तो 5 लाख की हमारी फाइनेंस कॉस्ट आ गई. अब क्वेश्चन में और क्या पूछा है, ये तो हमारा आ गया विच पार्ट, दैट इज नथिंग बट आवर फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट आ गई हमारी. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बट उसके अलावा भी हमें और चीज़ें निकालनी है. First April, an item of PP is offered for sale with the payment terms by 3 equal installment, 2-year period, interest and all. Pass necessary journal entry for recording the PP index 16. Okay. तो इसमें हमें वो भी निकालना है, बट उसमें लिखा नहीं है कि ये वाला हमें निकालना है. ये हमने निकाल दिया. इनिशियल डेट, कैश प्राइस इक्विवेलेंट, प्रेजेंट वैल्यू. इतना पेमेंट, इनिशियल डेट, कैश प्राइस इक्विवेलेंट, ये आ गया. हमें कैसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन. कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एट इनिशियल इक्विपमेंट, इनिशियल इक्विवेलेंट. ओके, ये वाला हम निकालते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस. वी नो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कितना आएगा, टोटल मिला के जो है 5 लाख आ रहा है, बट हम इसको इस तरीके से निकाल देते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओपनिंग इंटरेस्ट सारा लगा के टोटल तो इतना आएगा. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस.
अब यहाँ हमारा क्या आएगा, दिस विल बी ईयर, कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, देन इंटरेस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा हमारा, फर्स्ट डे पेमेंट कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या फिर यहाँ पे हम, नहीं वरना हमें कुछ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं हम। अरे यार ये माइनस वाले को ऐसा क्यों मान देता है, 33 लाख 33,333, देन कम्स द 5.36% हमें लगाना है, करेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस पे, दैट इज ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक कॉलम और आएगा ओपनिंग बैलेंस का, फिर पेमेंट किया फिर ये हुआ, तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कैसे करूँ मैं, यहाँ से इंसर्ट होगा अदरवाइज, कितने पे इंटरेस्ट लगा हमारा, 95 लाख पे, बिकॉज हमारा ओपनिंग बैलेंस उतना ही था, उसका प्राइस, करेक्ट, 95 लाख, दिस माइनस दिस, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा हमारा, इक्वल्स टू 95 लाख माइनस 33 लाख, 33,333, दिस विल एरर है,
61,66,667। उसके बाद ये वाला चलेगा बैलेंस 61,66,667। देन इतना तो पेमेंट हुआ है, बट पहले इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये वाला कॉलम इधर नहीं आना चाहिए था। This will be our interest. हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहाँ चला गया? क्लोजिंग बैलेंस वापस लिख देते हैं। This will come 61,66,667। अब इस पे हमें इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट एट द रेट 5.36% से। और इस पे तो कुछ आएगा नहीं, इस पे लगाना है हमें 5.36%। दिस विल कम 3,30,533। 3,30,533 ये इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद दिस विल बी द 61,66,667 प्लस 3,30,533 माइनस हमने कितना इंस्टॉल पे कर दिया है, दैट इज 33,33,333 so this will come 31,63,867। उसके बाद इतना हमारा ओपनिंग में आ जाएगा 31,63,867। उसके अलावा हमारा कितना इंटरेस्ट बनेगा 31,63,867 पे 5.36 था ना, दैट्स 5.36 यस। तो 169,583 हो सकता है, कुछ राउंडिंग ऑफ में है, देख लेते हैं। 31,63,867 this come and 33,33,333 117 हमारा वो आ रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि यहाँ पे ज़ीरो आए। तो अगर आइडियली मैं यहाँ इंटरेस्ट देखूँ तो मेरा आना चाहिए, इसमें 117 ऐड कर दूँ या फिर 31,63,867 माइनस 33,33,333। तो दिस विल कम 169,466। ये मेरा आना चाहिए 466, तो मेरा वो ज़ीरो आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये तो मेरा आ गया, ये सब भी हो गया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो गया, फाइनेंस कॉस्ट भी निकल गई 95 लाख, ये भी आ गया। ये भी आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है,
जर्नल एंट्री पास करनी है वो तो कर ही रहे हैं। Deferred payment credit pass necessary journal entry for recording the PP in accordance with Ind AS 16। तो मेरा जो टोटल अमाउंट था वो आया पीपी का। पीपी कितने का था? 95 लाख का। उसके अलावा ये वाला मेरे का आ गया है इनिशियल डेट कैश प्राइस इक्विवेलेंट, ये भी हमारा हो गया है। एंड द डिफरेंस इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन, ये हो जाएगा हमारा भी इतना ही आ रहा है 466, इनका भी इतना ही आ रहा है। नाउ वी नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं सो दैट वी विल complete this question as well. India 16 requires that the cost of an item of PP is the cash price। ये क्या था हमारा वैसे? illustration 1 था। alright, this is our CA final FR illustration 1। how we waited for this day to read these things। illustration 1 I mean मतलब पहले भी पढ़ा तो है, but the thing is when we are seeing these things that this is our CA final illustration 1 of FR whatever index we are reading, this is somehow pleasing। Index 16 requires that the cost of an item Index 16 क्या बोलता है? requires that the cost of an item of PP is the cash price equivalent at the recognition date। जो cost price of an item of PP is the cash price equivalent, कितनी cash price equivalent है at the recognition date पे? hence the purchaser that takes up the deferred payment terms will recognize the acquisition of the asset as follow। तो इस तरीके से journal entry, तो हम 1st April how we will pass the journal entries, so in this way this will be our journal entries। हम बिकॉज 1st अप्रैल 2001 को हमने एसेट्स को परचेज किया है, तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑन 1st अप्रैल इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। कैसे हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे? द सेम थिंग, हाउ वी विल इनिशियली रिकॉग्निशन कैसे करेंगे ऑफ द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द पीपीई। इनिशियली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं हम? इनिशियली पीपी अकाउंट डेबिट, पीपी अकाउंट डेबिट बिकॉज पीपी हमारे पास आया है, एसेट आई है टू बैंक, पैसा गया होगा या फिर इधर इस केस में तो हमें बता रखा है कि हमने 33 लाख पे कर दिया। अगर सपोज नहीं किया होता तो पेबल चला जाता। उसके अलावा द नेक्स्ट पार्ट विल बी टू अकाउंट पेबल, बचा हुआ सारा हमारा ड्यू है टू अकाउंट पेबल बिकॉज ओ माय गॉड लाइट चली गई एंड आई हैव नॉट लाइट। कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ लाइट। लाइट्स की ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही कर सकते हैं अकाउंट्स पेबल। बस मुझे कीबोर्ड नहीं दिख रहा है, the only part is problematic here, but still I will try कि मुझे थोड़ा बहुत दिख जाए। अकाउंट पेबल, तो क्या किया कि हमारे पास एसेट आई है, पीपी कितने की थी हमारे पास? पीपी थी दैट ऑफ रुपीज 95 लाख रुपीज का हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आया है। दिस इज व्हाट, दिस इज द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द पीपी। कितना पैसा हमने दे दिया था? हमने दे दिया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अलॉन्ग विथ, मतलब इंटरेस्ट तो था नहीं फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट, 33,33,333 और बैलेंस जो है वो सारा हमारा ड्यू हो गया है। बैलेंस कितना ड्यू हुआ? दैट इज 66 लाख। रिमेनिंग जो हमारा बैलेंस था, आई मीन 95 लाख में से 95 लाख माइनस 33 लाख 33,333, तो दैट विल कम 61। 61 वाला पैसा हमें बाद में देना है। 61, 66, 600, 61, 66 एंड 667। तो ये वाला हमारा, ये वाली एंट्री हो गई 1st अप्रैल की एंट्री। पीपी आया, जितना पैसा देना था दे दिया और बचा हुआ सारा पेबल में चला गया। नाउ नेक्स्ट कम्स द सेकेंड एंट्री होगी ऑन 31 मार्च 2002 को।
Second entry will be on 31st March 2002. तो this will be on 31st March 2002 को जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीशन पे हमने इंटरेस्ट ड्यू किया. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बिकॉज इंटरेस्ट ड्यू तो होना ही था. इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट दैट इज विथ रुपीज. अमाउंट कितना जाएगा, अमाउंट हम ऊपर से देख सकते हैं. इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 3,30,533. इतना एक्सपेंस बन रहा था, 3,30,533. इतना हमारा इंटरेस्ट बन रहा था. उसके बाद टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट हमने कितना पैसा दिया है, टू दैट एक्सटेंट कितना पैसा दिया है हमने इन द सेकेंड इंस्टॉल में, एंड बचा हुआ सारा अगेन पेबल में चला जाएगा. तो टू बैंक अकाउंट एंड ऑल इतना जितना पैसा पेबल में है. इंस्टॉल तो हम उससे पहले हम जितना पेबल है उसकी एंट्री भी कर लेते हैं. कितना पैसा हमारा अकाउंट पेबल को ड्यू जाता है. तो हमने कितना पैसा दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने की थी 33,33,333 की. तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर हम पेबल्स में डाल देते हैं, दैट इज विथ रुपीज. तो कितना पैसा हम डालेंगे पेबल्स में इज 33 लाख. तो आउट ऑफ अगर हम ऐसे ऊपर से भी देखें ना, 61 लाख ये हमारा पैसा था, 61 लाख. $61,66,000. अब बचा हुआ जैसे कि हमारा जो इंस्टॉल बनता है, अगर हम इसको देखें तो 33,33,333 माइनस 330,533 दैट इज 30,02,800. तो इतना पैसा हमारा ड्यू चल रहा है, इतना पैसा और बाकी है, दैट इज ऑफ 30,02,800. नेक्स्ट कम विल बी ऑफ द एंट्री. ये जो है एंट्री अलग से भी हो सकती है बट हमने कंबाइन कर दी है पेबल वाली एंड ऑल. लाइट्स नहीं है, कहाँ चला गया हमारा वाला पार्ट. थर्टी फर्स्ट मार्च, और वही एंट्री हमें बस 31 मार्च 2003 में भी करनी है, सेम एंट्री. 31 मार्च 2003 में भी वही एंट्री करनी है ऑलमोस्ट. इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट. उसके बाद अगेन हमें एक और एंट्री करनी है, दैट इज अकाउंट पेबल. हमारा कितना बैलेंस ड्यू है अकाउंट पेबल के साथ, दैट इज अगेन ऑफ डेबिट टू बैंक अकाउंट. हमने सारा पैसा पे कर दिया एट द थर्ड ईयर. तो इंटरेस्ट कितना बन रहा था, दैट इज ऑफ रुपीज 169,466 का इंटरेस्ट, 1,69,466 का इंटरेस्ट, या 47, इसको थोड़ा राउंड ऑफ करना. उसके बाद जो हमारी इंस्टॉल थी 33,33,000
333 और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर विल बी कम इन दिस ब्लॉक एंड दैट इज ऑफ रुपीज 33,33,333 33,33,333 माइनस 169,466 तो ये कितना आ रहा है 31,31,60,। अरे यार क्या चाहिए यार, मेरे से क्या काम है।